कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। 321 कब्ल मसीह तक मौर्यों ने दिल्ली के इलाके पर अपना इख्तिदार कायम कर लिया था। आर्कियोलॉजी की इस्तिलाह में इस अहद को शिमाल के ऊपरी हिस्से पर पॉलिश किए हुए सामान का अहद कहते हैं कि दिल्ली के खत्ते में बहुत तरक्की याफ्ता शहरी स्टेट मौजूद थी, लेकिन उस वक्त इस शहर को क्या कहा जाता था ये अभी तक मालूम नहीं हो सका है, मगर यकीनी तौर पर ये सब इसके तारीखी इर्तिका का नागुज़ीर हिस्सा है, जो वसी मौर्यन एम्पायर की एक हाशियाती बस्ती थी। पुराने किले के आर्कियोलॉजिकल मकाम पर खुदाइयों के दरमियान ऐसे शवाहिद मिले कि मकानात कच्ची ईंटों के साथ भट्टों में बनी पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। नालियां पक्की ईंटों की होती थीं, जो मोहनजोदड़ो तहजीब की याद दिलाती हैं। घरों से मुत्तसिल ही सुर्ख और भूरी दीवारों के कुएं बनाए जाते, जो साफ तौर पर ये बताते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सफाई की जरूरत को बखूबी पूरा किया जाता था और इसको बड़ी अहमियत दी जाती थी। सिक्कों की दरियाफ्त ये भी बताती है कि नकदी की इक्तिसादियात की शुरुआत हो चुकी थी। पहली बार हमें यूनानी सफीर मेगास्थनीस के रिकॉर्ड मिले हैं, जिनको इंडिका कहा जाता है, और चाणक्य का लिखा हुआ एक मकाला इंतजामिया के मौजू पर मिला है। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से भी जाना जा सकता है, जिसको अर्थशास्त्र का मुसन्निफ माना जाता है, यानी इल्म सियासत का। ये अपने मौजू पर बेनज़ीर तसनीफ है और रियासत के चलाने के मुख्तलिफ पहलुओं से बहस करती है। मगरबी फलसफियों मसलन कार्ल वॉन क्लाउज़विट्ज़ से भी 2000 कब्ल चाणक्य ने इखलाकियात जंग पर ये बात कही है। कार्ल वॉन को ज़हूर पजीर मगरबी अक्ली ज़हानत का नुक्ते उरूज समझा जाता है, जो कि जर्मनी का एक मुसल्लमा फौजी नजरिया साज है, और उसने 19वीं सदी की अस्करियात पर बहुत ज्यादा लिखा है। At about 500 BCE, Sun Tzu, a famous Chinese military strategist, 500 कब्ल मसीह में एक चीनी फौजी माहिर सुनजू ने, कि जिसकी फौजी काबिलियत का मुताला आज भी बगौर किया जाता है, कहा था कि फातिह फौज पहले जीत के हालात का अंदाजा लगाती है, उसके बाद ही जंग करती है। मौर्य अहद में जिंदगी पेचीदा और तरक्की पजीर थी। हुकूमत तिजारत वजारत पर कंट्रोल रखती थी, सूद की शरह मुअय्यन थी। इसका भी पता चलता है कि औजान और पैमाने भी राइज थे। हुकूमत बेवाहों, यतीमों और बीमारों को सहूलियात देती और अस्पताल चलाती थी। मुख्तसरन कहा जा सकता है कि मौर्य अहद में हुकूमत एक तरक्की याफ्ता एडवांस स्टेट की तमाम खुसूसियात रखती थी। अमनो अमान और खुशहाली की वजह से लोग ऐश की जिंदगी जीने लगे और सरायों, होटलों का जगह जगह ज़हूर हो गया। अमन खुशहाली ने दौलतमंदों का एक तबका पैदा कर दिया और नतीजे में रक्कासों, मखनियों
और दूसरे फनकारों का बड़े पैमाने पर रिवाज हो गया। मुद्रा राक्षस नामी ड्रामा चाणक्य और उसके अहद के पूरे मंजरनामे की अक्कासी करता है। चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों ने मिलकर कदीम हिंद का वो सुनहरी दौर पैदा किया जिसमें कानून की हुक्मरानी और मुस्तहकम खुशहाली का दौर दौरा था। गालिबन इन दोनों मौजूदा मुख्तदिर तबके और ज़हूर पजीर एम्पायर्स भी अभी तक दिल्ली के खत्ते की अहमियत पर गौर नहीं कर सके थे कि अभी खत्ते की बाजियाफ्त बाकी थी। मंडावली, पुराना किला और दिल्ली के अतराफ के और इलाकों और मकामात में अभी तक आबादी नहीं हुई थी जो वहाँ के बाशिंदों को मुख्तलिफ असबाब मईशत फराहम कर सकते थे। तब्दीलियां आ रही थीं मगर बहुत आहिस्ता। अलबत्ता उस वक्त तक बुद्धिज्म इंडिया में अपनी जगह बना रहा था। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने बतदरीज कुछ अकीदतमंद और मुखलिसीन पा लिए। मंदिर और विहार पूरे हिंदुस्तान में उभरने लगे और इम्कानी तौर पर दिल्ली के खत्ते में भी बनाए गए होंगे। चंद्रगुप्त का पोता अशोक, जिसने 273 कब्ल मसीह ता 232 कब्ल मसीह तक हुकूमत की, बुद्ध मत का मुखलिस पैरोकार बन गया, जिसकी इंडिया और एशिया के बाज़ दूसरे ममालिक में तारीफ की जाती है। उस जमाने में तक्षशिला सबसे ज्यादा मकबूल यूनिवर्सिटी और बुद्ध तालीमात और फलसफे का मरकज बनकर उभरी। दिल्ली में हम पाते हैं कि अशोक के 3 फरामैन प्राकृत जबान में लिखे हुए मिले हैं, जो संस्कृत का वो मकामी लहजा था जिसे आम लोग बोलते थे। इन कुतुबों की एक खास अहमियत है। इनके मशमूलात अहम हैं और हमें ये बताते हैं कि राजा आम लोगों के लिए क्या सोचता था, जिसको उसने लोगों तक पहुंचाने के लिए ज्यादा दिनों तक रहने वाला जरिया यानी पत्थर के सुतूनों का इस्तेमाल किया, जो आज तक भी बाकी हैं। इनमें से 2 कुतबे यकीनन अहम तिजारती शाहराहों पर या इबादत गाहों पर दिल्ली खत्ते से दूर लगाए गए होंगे। गालिबन इनको 14वीं सदी को फिरोज शाह तुगलक के जरिए मेरठ से या हरियाणा के टोपरा से लाया गया होगा। लेकिन इन 3 में से एक कुतबा जनूबी दिल्ली में आज के संत नगर में अपनी असली जगह पर था। ये उस वक्त का एक अहम तिजारती रास्ता था जो मुल्क के शिमाल मगरबी हिस्सों को गंगा के मैदानों से जोड़ता था। At about 185 BCE, तकरीबन 185 कब्ल मसीह में पुष्या मित्रा शुंगा, जो असल में मौर्यन फौज का एक जनरल था, उसने आखिरी मौर्य बादशाह बृहद्रथा को जब वो फौज का जायजा ले रहा था कत्ल कर दिया और खुद उसके तख्ते सल्तनत पर बैठ गया और शुंगा खानदान की बुनियाद रखी। इस खानदान का आखिरी बादशाह हुआ शाह देवभूति, जिसने 83 से 73 कब्ल मसीह तक हुकूमत की। 23 BCE. पहली सदी ईस्वी में वस्ता एशिया सहराई बादिया नशीनों ने, जिनको चीन के मौरखीन यूची कहते हैं, शाकाओं, बैक्टीरिया और काबुल से इंडिया की तरफ धकेल दिया। इंडिया में शाकाओं पर यहाँ के गालिब कल्चर का जबरदस्त असर पड़ा और इसी वजह से ये सब या तो हिंदू बन गए या इन्होंने बुद्ध मत कबूल कर लिया। लंबे और खूबसूरत शबाहत रखने वाले और गालिबन तुर्की अल-नस्ल यूची, इन्होंने शाकाओं को मजीद शिकस्त देकर उनको और ज्यादा जुनूब की तरफ धकेल दिया। इन यूची कबाइल में सरबरा आवर वो कबीला कुशान का था। यूची कबाइल को काठियावाड़ और दक्कन धकेलकर कुशान ने अपनी जबरदस्त सल्तनत कायम की, जिसमें पूरा शिमाल हिंदुस्तान और वस्ता एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा शामिल था। हिंदुस्तान में कुछ कुशानों ने हिंदू मजहब और कुछ ने बुद्ध मत कबूल कर लिया। शाका और कुशान लड़ाइयों के असरात से दिल्ली का खित्ता भी अछूता नहीं रह गया। पुराने किले में पक्की ईंटों की नई साख्तों से ये पता चलता है कि वो कई मंजिला घर बनाते थे,
जिनके सहनों में हमवार ईंटें बिछाई जाती थीं। इस अहद के मिट्टी के बर्तन खुरदरे होते हैं, जिन पर सुर्ख सनत और मुतवस्तित दर्जे की कपड़े की बाफ्त होती थी। At Bhorgarh as well. भोरगढ़ में इससे मिलता जुलता पैटर्न मौजूद मिला। इब्तदाई जमाने में मकान गीली मिट्टी से बनाए जाते। इस अहद के बाद के जमाने में पक्की ईंटों के बनने लगे। इस साइट पर एक चूल्हा भी बरामद हुआ। इस मुकाम पर मिली कदीम अशिया में सुर्ख और भूरे रंग की मालाएं, जानवरों और इंसानों के तमसाल और उनकी मुख्तलिफ साख्तें दरियाफ्त हुईं। सुर्ख और भूरी दो मोहरें जिनमें ब्रह्मी में लिखा हुआ था सुपक्सा, वो भी यहाँ मिली। नचोली और तिलपट में इस किस्म की अशिया के मिलने की रिपोर्ट है, जो कुषाण और गुप्ता जमानों की तरफ मंसूब है। तिलपट में बौद्धों की मजहबी अलामतों का पाया जाना ये बताता है कि वहाँ या तो जैनियों के मंदिर या बौद्धों के विहार रहे होंगे। कनिष्क कुषाणों का सबसे मशहूर राजा बनकर उभरा। वो बुद्ध कहानियों का अफसानवी हीरो है, जिनमें उसके कारनामों और अवामुन्नास की फलाह बहबूद के कामों को बयान किया गया है। इस पुरानी रियासत को कुषाण एम्पायर कहा गया। इसका दारुल हुकूमत मौजूदा पेशावर के पास था और तक्षशिला की दुनिया में मशहूर यूनिवर्सिटी के बेहद करीब था। ये मकाम कुषाणों, सेथियंस, ईरानियों और बेकड़िया के यूनानियों का संगम बन गई। इनका और तुर्क और चीनियों और उनके कल्चर का यहाँ इख्तिलात हुआ। यही वो वक्त था जब बुद्ध महायाना और हनायाना फिरकों में तकसीम हो गया। इंडिया में होने वाली इन तब्दीलियों की बुनियाद पर ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉडवेल को ये कहने पर मजबूर होना पड़ा, जंगली और जंगजू कबाइल दीगर शुमाली इंडिया के मैदानों पर हमलावर होते रहे, इसकी रियासतों का तख्ता उलटते रहे, इसके शहरों पर कब्जा करके इनको ताराज करते रहे। नई नई रियासतों की बुनियाद इन्होंने डाली, नए शहर तामीर किए और फिर वो इंसानों की इस अजीम शहर की हैसियत में आ गए। अपने जानशीनों के लिए इन्होंने कुछ यादगारें छोड़ी और बैरूनी खून की कुछ मुनहरिफ धाराएं और अजनबी रस्म रिवाज के कुछ धारे जो जल्दी ही अपने माहौल की मुताबिकत में आकर बदल गए। इब्तिदाई अहद वस्ता में दिल्ली तारीख की रोशनी में आ गई। गालिबन उस जमाने के लोगों को दिल्ली के अहम और माशी एतबार से मजबूत महलो वक़ू का एहसास हो गया था। दिल्ली के जरिए हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जरखेज जमीन दोआबा में फौजियों की मुदाखलत और उनकी हिफाजत का इंतजाम किया जा सकता था। In the medieval period, there was a rise of a number अहद वुस्ता में शुमाली हिंदुस्तान के अंदर बहुत से शाही खानदान उभरे। इनमें राजपूतों में तोमर और चौहान खास तौर पर दिल्ली से वाबस्ता हैं। to the rise of Delhi. दिल्ली का अगला हवाला अमीर खुसरो के यहाँ मिलता है, जो 14वीं सदी के अजीम म्यूजिशियन, मुहक्किक और शायर थे। वो हिंदुस्तानी अदब में असातीरी शख्सियत के हामिल थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद अमीर खुसरो जितने बड़े शायर थे, उतने ही बड़े मौसीकार भी थे। अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी में राजा अनंग पाल का जिक्र किया है, जिसने 500-600 साल कब्ल दिल्ली पर हुकूमत की थी। 11वीं सदी के एक कुतबे का एक और हवाला लोहे के सुतून का है, जो मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम के सहन में खड़ा है।
اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دہلی کو اننگ نے آباد کیا تھا۔ سن 1130 میں سلطان محمد غزنوی کی وفات ہوئی۔ نااہل جانشینوں کی وجہ سے ہندوستان کی طرف اس سے حملے بھی کم ہو گئے اور جلد ہی یہ ایک قصہ پارینہ بن گئے۔ خطرات کے ٹلنے کے بعد یہ اطمینان کا زمانہ تھا جس میں اننگ پال دوم نے مہرولی کے مقام پر لال کوٹ کی تعمیر کی۔ فوجی اعتبار سے راجپوتوں کا علاقہ کافی اہمیت کا حامل تھا۔ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر کافی بلندی پر واقع تھا۔ وہاں سے دشمن کی نقل و حرکت آسانی سے دیکھی جا سکتی تھی اور قلعے کے لوگوں کو ایک مستحکم دفاعی پوزیشن حاصل تھی۔ زمین کے فطری محل و وقوع کو انہوں نے قلعے کی تعمیر میں بڑی چابک دستی سے استعمال کیا تھا۔ قلعے کے نیچے درے اور گھاٹیاں بطور رکاوٹ استعمال کی گئی ہیں اور وہ کھائی کا کام کرتی ہیں۔ ان کی وجہ سے قلعے کی دیواریں زیادہ ناقابل تسخیر نظر آتی ہیں۔ یہی کھائیاں برسات کے دنوں میں خندق کا کام کرتی ہیں۔ البتہ اس کا کوئی سراغ نہیں ملا کہ ان خندقوں میں کس ندی سے پانی لایا جاتا تھا۔ لال کوٹ میں ایک اہم سڑک شہر کے درمیان سے گزرتی تھی۔ شہر کے درمیان میں عالی شان وشنو کا مندر تھا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اب قطب کمپلیکس کی جامع مسجد واقع ہے۔ اس قلعے کی آبادی تقریباً 10,000 رہی ہوگی۔ اننگ پال دوم نے غالباً اننگ تال بنوایا تھا۔ تالاب کا سائز 169 گنا 152 اور 40 فٹ گہرا ہے۔ اس سے دہلی میں پانی کی کمی کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ آج یہ تالاب خشک پڑا ہے اور اس کا پانی قطب کمپلیکس کی تعمیر میں استعمال کیا گیا تھا۔ علاؤ الدین خلجی کے زمانے میں نئی مینار کی تعمیر کے دوران بھی اننگ تال سے پانی لیا گیا۔ یہ مینار مکمل نہ ہو سکی۔ Meanwhile, at the site of the Purana Killa, which forms a linkage with the earlier period of ancient India, پرانا قلعے کا مقام جو اندرپت کہلاتا ہے اس پورے عرصے میں آباد رہا ہوگا۔ during this period, راجپوت عہد کے آباد کاروں نے پرانی اینٹوں سے نئے مکانات کھڑے کیے۔ ان میں سے کچھ مکانات میں چھتیں مٹی کی ہیں لیکن روشن دان کھلے ہوئے ہیں۔ hearths too have been found. During the سن 1970-71 کی کھدائی کے دوران پکی مٹی کی مورتیں اور سرخ اور کالے برتن نکلے ہیں۔ crude terracotta figures, اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ مشرقی سمت میں ایک دیوار ہے جو پتھروں کی بنی ہے اور مشرق کی طرف سے بری طرح ٹوٹی ہوئی ہے، interesting find however was a جس سے کسی ممکنہ حملے کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مونگا، شیشہ، سنگ یمنی کے مٹکے بھی ملے ہیں۔ an attack from that direction. Another interesting ایک منقش پتھر کی ٹیبل کے ٹکڑے اور وشنو کی ایک مورتی بھی ملی ہے۔ indicative of a new form of popular culture. Also found among the finds are beads of coral, carnelian and crystal. Fragments of carved stones too have been found here, along with a small stone figurine of Vishnu. پرتھوی راج سوم جو پرتھوی راج چوہان کے نام سے مشہور ہے اور اجمیر اور دہلی کا حکمراں ہے، ان کی قیادت میں تومروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ پرتھوی راج 1169 میں 20 سال کی عمر میں راجہ بنا اور اجمیر کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ موجودہ راجستھان اور ہریانہ کا بڑا حصہ اس کے قبضے میں تھا۔ دہلی میں رائے پتھورا کا قلعہ آج بھی ایک شاندار عمارت ہے جس کی دیواریں 5 سے 6 میٹر چوڑی ہیں اور اس کے ساتھ 18 میٹر اونچا محل ہے جس میں متعدد دروازے ہیں۔ کنوج کے راجہ جے چند کی بیٹی سنیوگتا کے ساتھ 1175 میں پرتھوی راج کا واقعہ شمال ہند کی مشہور رومانی کہانی ہے اور پرتھوی راج راسو کا اصل موضوع ہے۔ پرتھوی راج راسو ایک رزمیہ کہانی ہے جس کو پرتھوی راج کے دوست اور شاعر چند بردائی نے نظم کیا تھا۔ In 1191 CE,
Shahabuddin Muhammad Ghori led an army to attack सन 1191 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर हमला किया। मौजूदा हरियाणा में दिल्ली से 150 किलोमीटर दूर थानेसर के मकाम तराइन में मुकाबला हुआ। चौहानों की फौज राजकुमार गोविंद के मातहत मुकाबले पर आई। इसमें शहाबुद्दीन को शिकस्त हुई। खुद शहाबुद्दीन भी इसमें जख्मी हो गया। अगले साल शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने फिर अपनी फौज जमा की और 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज को शिकस्त दे दी। In the following year, Shahabuddin Ghori was able to regroup his forces and defeat Prithviraj Chauhan. This takes us to CE 1192. पृथ्वीराज चौहान की हार के बाद किला राय पिथौरा यानी उस वक्त की दिल्ली पर तुर्क फातिहीन का कब्जा हो गया। मोहम्मद गौरी की वफात के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बना। उसके बाद सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश उनका जानशीन मुकर्रर हुआ। और सही बात यह है कि दिल्ली सल्तनत का बानी वही है। दिल्ली में मोहम्मद गौरी के फौजी कमांडरों ने दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी और इसके बाद दिल्ली लगातार तरक्की करती रही। ये हिजरत करने का मकाम, महफूज मकान और सियासी और माशी सरगर्मियों का मरकज बन गया और रफ्ता रफ्ता एक बहुत ही मुनफरिद मुआशरा वजूद में आया। दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर उपेंद्र सिंह और दूसरों का कहना है कि हमने बहुत तफसील से देखा है कि पुराने आसार किस तरह आने वाले जमाने में मुफीद हो जाते हैं। इसको हम गुप्ता अहद के लोहे के सतून, अशोक के सतून और सल्तनत अहद में देख सकते हैं। इसके साथ गोया दिल्ली के कदीम जमाने का खात्मा हो गया। वक्त के साथ दिल्ली की कुछ अहम और तारीखी जगहें गायब होती जा रही हैं। खास तौर पर बेतवज्जोही की वजह से ज्यादा जाया हो रही हैं। इसलिए इन चीजों को बचाने और महफूज करने की सख्त जरूरत है। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कुछ अपनी तारीखें और कुछ वजूद पर करे नजर, कहाँ से कौन है हम हर हुदूद पर करे नजर। वक्त के साथ साथ कैसे लड़ी वक्त ने है जंग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग। कैसे तामीर हुए महल, कैसे खिश्त हुए संग, आइए जानते हैं शहर दिल्ली के बदलते रंग।